गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? अब ठीक है, बिल्कुल। सिलोजिज्म। तो टाइटल डाल दिया है सभी लोगों ने। एक टिपिकल टॉपिक माना जाता है ये, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें आप 100% कॉन्फिडेंट रहें। आसानी से आंसर निकाल सके। ये मानते हुए कि आज पहली बार आप लोगों को पता चला कि ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। लॉजिक भी कहते हैं इस टॉपिक को, और हिंदी में न्याय निगमन या न्याय वाक्य। और ये फिलोसॉफी का टॉपिक है, तो कई सारी बातें ऐसी होगी शायद जो आप पहली बार ही सुने और आपको पता चले कि ऐसा भी होता है, मतलब इस तरीके की भी चीजें उसमें होती है। मैंने कल भी लिंक कर दिया था, मैं आज भी ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। पर अभी आप पूरे 1 घंटे केवल सुनने पर ज्यादा ध्यान देना। आज मैं चैट पर भी और डाउट पर, दोनों पर पूरा क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से मेरी बातों पर फोकस रखें। सिलोजिज्म में एक तरीके से हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की। टाइप ऑफ सेंटेंस लिखेंगे वाक्यों के प्रकार। इस चैप्टर में जो वाक्य आपसे पूछे जाते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के हैं, और उनके नाम अंग्रेजी के वोवेल्स पर रखे गए हैं, अंग्रेजी के स्वर पर रखे गए हैं। अंग्रेजी में स्वर वोवेल्स होते हैं 5, तो उसमें से ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। तो इनका जो नामकरण रखा गया वो अंग्रेजी के स्वर पर आधारित है। तो सबसे पहले लिखिए ए टाइप सेंटेंस, हिंदी में ए प्रकार का वाक्य। ए टाइप सेंटेंस, ए प्रकार का वाक्य, डैश करके। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो सभी को हाँ कहते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए
बी है। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है। तो जहां सभी को हाँ कहा जाता है, सभी की स्वीकृति होती है, सभी का वर्ड यूज किया जाता है, हम ऐसे वाक्यों को सिलोजिज्म की दुनिया में ए टाइप का सेंटेंस कहते हैं। फिर लिखना ई टाइप सेंटेंस, ई प्रकार का वाक्य। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल निगेटिव सेंटेंस, सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य। यूनिवर्सल निगेटिव सेंटेंस, सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य। यह ऐसा सेंटेंस होता है जो सभी को नहीं कहता है। नो पेन इज पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। मतलब ऐसा सेंटेंस जो सबको हाँ कहे वो ए टाइप, जो सबको ना कहे वो ई टाइप। ए ई के बाद आई टाइप सेंटेंस, आई प्रकार का वाक्य, आई टाइप सेंटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस, विशिष्ट सकारात्मक वाक्य। पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस, विशिष्ट सकारात्मक वाक्य। यह ऐसा सेंटेंस होता है जो ना तो सबको हाँ कहता है ना सबको ना, बल्कि कुछ लोगों को हाँ कहता है। जैसे सम पेन्स आर पेंसिल, सम एज आर बी, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ ए बी है। तो जहां सबको हाँ या सबको ना नहीं कहा जाता, बल्कि कुछ को हाँ कहा जाता है, हम उसे कहते हैं आई टाइप सेंटेंस, आई प्रकार का वाक्य। ओ टाइप सेंटेंस, ओ प्रकार का वाक्य। ओ टाइप सेंटेंस, पर्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस, विशिष्ट नकारात्मक वाक्य। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विशिष्ट नकारात्मक वाक्य। ना तो ये सबको हाँ कहता है ना सबको ना, बल्कि कुछ को ना कहेगा। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम एज आर नॉट बीज, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। मोटे तौर पर कहे तो सबको हाँ कहे ए टाइप, सबको ना कहे ई टाइप, कुछ को हाँ कहे आई टाइप, कुछ को ना कहे ओ टाइप। मतलब 4 टाइप के सेंटेंस इसमें यूज होते हैं। इसके लिए 3 तरीके की मेथड प्रचलित है। एक मेथड जो दार्शनिक फिलोसॉफिकल मेथड है, जिसमें लगभग 18 से लेकर 22 तक नियम पढ़ने होते हैं। सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो मैं इसको ऑनलाइन या अब पढ़ाता नहीं हूं। दूसरा होता है 50 और 100% का मेथड। बहुत अच्छा मेथड है ये भी, लेकिन जैसे ही सवालों में लेवल बढ़ते हैं, टिपिकल होते हैं, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस के सवाल आ जाते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं निकाल पाता। और तीसरा काफी कॉमन मेथड है वेन डायग्राम मेथड। तो हम इसके लिए यूज करेंगे वेन चित्र वाली विधि, वेन डायग्राम मेथड। तो पहले हम वेन चित्र बनाना सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कैसे वेन डायग्राम में बदलेंगे। वेन डायग्राम मतलब एक सर्कल वाली चित्र को हम जनरली वेन डायग्राम कहते हैं, लेकिन वेन डायग्राम का मतलब बंद आकृतियों को वेन डायग्राम कहा जाता है। तो वेन चित्र, वेन डायग्राम लिखेंगे, वेन डायग्राम या वेन चित्र। फॉर ए टाइप सेंटेंस, ए प्रकार के वाक्यों के लिए, ए प्रकार के वाक्यों के लिए। ए प्रकार का वाक्य मतलब ऑल पेन्स आर पेंसिल। अब हिंदी में लिखूंगा नहीं, आप समझ जाएंगे कि सभी पेन पेंसिल है। कभी भी ए टाइप के सेंटेंस में जब हमें चित्र बनाना हो, तो जो व्यक्ति पहले आए उसका चित्र छोटा बनेगा और बाद वाले का चित्र बड़ा बनेगा। पूरे पेन पेंसिल के अंदर होंगे। ये बात कुछ समझ लीजिए ऐसी है कि पूरा मकान ही पिताजी का है और उसमें एक कमरा हमारा है। तो जब पूरा मकान ही पिताजी का है,
तो कमरा भी पिताजी का ही है। तो पूरे पेन पेंसिल है, इस तरीके का एक ओवरलैप वाला चित्र यहां पर बनाएंगे, एक ऐसा चित्र बनाएंगे। पर मुझे आप लोग बताना, क्या ऑल पेन्स आर पेंसिल के लिए ये चित्र सही होगा? क्या ऑल पेन्स आर पेंसिल के लिए ये चित्र सही माना जाए? मतलब लगभग मोटे तौर पर 60% लोग हाँ कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो लोग गलत सोच रहे हैं वो इधर ध्यान दें। ये चित्र भी उतना ही सही है जितना कि ये चित्र सही है, क्योंकि ऑल का मतलब बराबरी भी हो सकता है, तभी तो वर्ड यूज किया ऑल। हम में से कई सारे लोग केवल यही सोचकर बैठे होते हैं कि नहीं एक अंदर और एक बाहर होगा, पर उतना ही सत्य है कि दोनों ओवरलैप भी हो सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप होंगे तभी तो शायद वो ऑल वर्ड यूज कर रहा होगा, बराबरी की बात कर रहा होगा। और अगर आपको मतलब पहली बार सीख रहे हैं तो ये स्वीकार करें कि ऑल के लिए हमें ऐसे चित्र भी बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा होता ऑल इंडियंस आर ग्रेट, सभी भारतीय महान हैं। तो एक चित्र तो ये बनेगा इंडियन ग्रेट के अंदर, और दूसरे चित्र में इंडियन और ग्रेट ओवरलैप होंगे, इंडियन और ग्रेट ओवरलैप होंगे। और कोई ये मत सोचना कि ये ज्यादा सही और ये कम सही है, दोनों ही बिल्कुल बराबरी में, जितने सही होने की संभावना पहले चित्र की है उतने ही सही होने की संभावना इस चित्र की। अभी वो तनाव मत लीजिए कि हम एग्जाम हॉल में या प्रश्नों में क्या करेंगे, अभी वो हम बताते चलेंगे आपको। अभी तो आप फिलहाल में केवल इतना सा ध्यान रखिए कि हमें ए टाइप के सेंटेंस के लिए ऐसे चित्र बनाने हैं। अब लिखेंगे आप लोग फॉर ई टाइप सेंटेंस, नो पेन इज पेंसिल या नो पेन्स आर पेंसिल। तो ऐसी सिचुएशन में पेन और पेंसिल बिल्कुल दोनों अलग अलग है, उनमें कोई कॉमन आइटम नहीं है। पेन और पेंसिल में कोई कॉमन चीज नहीं है, हम ये कहेंगे। सिंपल है बिल्कुल कि पेन और पेंसिल अलग अलग होंगे, कोई पेन पेंसिल नहीं है। फिर ई टाइप के बाद आई टाइप, आई प्रकार का वाक्य, आई टाइप सेंटेंस, आई प्रकार का वाक्य। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। सम पेन्स आर पेंसिल। मुझे बताना, क्या ये चित्र इसके लिए सही माना जाए? क्या ये चित्र सही माना जाए कि कुछ पेन पेंसिल है? नाइन्टी 95% 96% लोगों का दावा है कि सर ये चित्र बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, इस चित्र में एक गलती है। जिंदगी के 20-22 साल आपने उस गलती के साथ गुजार दिए, लेकिन आज आपकी जिंदगी में एक नई बात प्रवेश कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मेरे स्टेटमेंट में केवल इतना सा लिखा हुआ था कि कुछ पेन पेंसिल है, सम पेन्स आर पेंसिल, पर मेरे स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं दावा किया गया था कि बचे हुए पेन क्या है। हमारा ये चित्र दावा करता है कि बचे हुए पेन पेंसिल नहीं है। मैं पूछता हूं कि तुम्हें किसने कहा कि बचे हुए पेन पेंसिल नहीं है? मैंने बचे हुए पेन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी थी, और ऐसा कोई चित्र बनाया नहीं जा सकता जिसमें कुछ हाँ करे तो बचा हुआ ना आए। इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए ये भी संभावना हो सकती है कि बचा हुआ पेन भी पेंसिल हो, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसी परिस्थिति में पेन और पेंसिल बिल्कुल ओवरलैप होंगे। ओवरलैप वाला चित्र यहां भी बनेगा, मतलब पेन और पेंसिल बिल्कुल बराबरी में भी हो सकते हो। ये चित्र भी सही नहीं है, यहां भी गलती है कि उसने बचे हुए को हाँ मान लिया, लेकिन अगर दोनों चित्र में बना लूं तो मैं सम पेन्स आर पेंसिल की सभी संभावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। घबराओ नहीं, चेहरे भयानक ना बनाओ, मैं जानता हूं पहली बार चीजें आ रही हैं, थोड़ा तो बदलाव महसूस होगा। इधर ध्यान देना प्लीज। देखो, अभी से 5 मिनट पहले आपकी जिंदगी ऐसी थी। अगर मैं आपसे कहता कि कुछ आम पके हैं, कुछ आम पके हुए हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग कह देते कि अच्छा बचे हुए आम पके नहीं है। लेकिन आज आपकी जिंदगी में एक नई चीज जुड़ी है, आप कहेंगे बचे हुए के बारे में जानकारी नहीं है, बचे हुए के बारे में आपने कुछ नहीं बताया है। बचा हुआ पका भी हो सकता है और बचा हुआ कच्चा भी हो सकता है। मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी होशियार है, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि बचे हुए होशियार नहीं है, क्योंकि बचे हुए के बारे में आप ऐसा असम्पशन ले रहे थे कि होशियार नहीं है। मैंने नहीं कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि बचे हुए क्या है। फिलोसॉफी और सिलोजिज्म हमें ये सिखाता है
कि हम अजम्पशन के बलबूते जिंदगी ना गुजारें। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड में हमने जिन ग्रहों को अभी तक देखा उसमें कहीं जीवन नहीं है, तो क्या ये दावा कर दे कि बचे हुए में जीवन होगा? हो सकता है बचे हुए में भी जीवन ना मिले। बचे हुए के बारे में हम अजम्पशन ले लेते थे अभी तक कि अच्छा कुछ कहा नहीं, कुछ कहा कि हाँ है मतलब बचा हुआ ना होगा। आज आपको पता चलेगा कि नहीं, बचे हुए के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। घबराओ नहीं, पर ये तुम्हें सीखना है। अभी एक और जब कथन मैं क्लियर करूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। बस तुम्हें मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब कुछ की बात आएगी तो केवल ये चित्र नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके साथ आपको ये चित्र भी बनाना होगा ताकि आपको सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। तो दोनों चित्र बनाएंगे आई टाइप के लिए, दोनों चित्र। और ऐसा ना सोचना कि ये ज्यादा सही है, जितना इसके सही होने की संभावना है उतना ही इसके भी सही होने की संभावना है। फिर आते हैं ओ टाइप सेंटेंस पर, ओ प्रकार के वाक्य पर। ओ टाइप सेंटेंस, ओ प्रकार का वाक्य। ओ टाइप मतलब सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल में एक चित्र मान लीजिए ऐसा बनाया जाए। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है। इस चित्र में गलती यह है कि महोदय ने अजम्पशन ले लिया है कि बचे हुए पेन पेंसिल नहीं। भाई बचे हुए के बारे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि होगा ही? मैंने बचे हुए के होने की तो कोई बात कही नहीं थी। तो इसका मतलब बचे हुए की दो संभावनाएं हैं, या तो रिलेशन होगा या रिलेशन नहीं होगा। और अगर रिलेशन नहीं हुआ तो इन दैट केस पेन और पेंसिल पूरे अलग अलग बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई कि कुछ ग्रहों पर जीवन नहीं है, तो क्या मैंने ये कह दिया कि बचे हुए पर जीवन होगा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में? नहीं। हो सकता है कि बचे हुए पर हो और हो सकता है बचे हुए पर ना हो। इसलिए जब भी वो टाइप का सेंटेंस आएगा, ये दोनों चित्र बनाए जाएंगे, किसी एक के बलबूते जिंदगी नहीं गुजरेगी। और जो लोग केवल एक चित्र बनाएंगे वो केवल संभावनाओं के बलबूते निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो कभी सही होगा और कभी गलत। यहां मैं गारंटी ले रहा हूं 100% सही होने की, 100% सही होने की गारंटी ले रहा हूं मैं। तो मैंने आपको सिखाया क्या? मैंने आपको ये सिखाया अभी तक कि ए टाइप के सेंटेंस के लिए हमें ऐसे दो चित्र की जरूरत पड़ेगी। ई टाइप के सेंटेंस के लिए हमें इन चित्र की जरूरत पड़ेगी। आई टाइप के सेंटेंस के लिए हमें ऐसे दो चित्र की जरूरत पड़ेगी। और ओ टाइप के सेंटेंस के लिए हमें ऐसे दो चित्रों की जरूरत पड़ेगी। बस अभी मैंने आपको इतनी बात ही सिखाई है मोटे तौर पर कहे तो। बस इतनी सी चीज अभी हमने सीखी है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी चित्र से क्या क्या चीजें निकल सकती है, वो भी एक नजर समझ लेते हैं। किसी चित्र से मतलब चित्र में जो दिया गया है उसके आधार पर हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चित्र में लिखा जाए कि ये मोबाइल है और ये कंप्यूटर है, तो मैं क्या क्या बता सकता हूं इस चित्र को देखकर? तो मैं बता सकता हूं कि ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। सम कंप्यूटर आर मोबाइल। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल है। सम कंप्यूटर आर नॉट मोबाइल। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल नहीं है। जब पूरे मोबाइल कंप्यूटर हैं, पूरे मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो ये भी सही होगा कि सम मोबाइल। भाई जब पूरे ही हैं तो कुछ तो होंगे ही। मैंने कहा कि सभी स्टूडेंट होशियार हैं, तो कुछ भी होशियार है। एक स्टूडेंट भी होशियार है, दो भी हुए, तीन भी है, चार भी है, कुछ भी होशियार है। तो बनाते चलेंगे तेजी से कि किसी ऐसे चित्र में हम इतनी बातें निकाल सकते हैं। चित्र पर आधारित, केवल चित्र पर आधारित हम इतनी बातों को बता सकते हैं। मान लीजिए कि चित्र ऐसा होता, टाइगर और लॉयन। तो हम कहेंगे कि नो टाइगर इज लॉयन, नो लॉयन इज टाइगर, सम टाइगर्स आर नॉट लॉयन। भाई जब कोई नहीं है तो कुछ टाइगर लॉयन नहीं, ये बात भी सही होगी। सम लॉयंस
आर नॉट टाइगर। लिखते चलिए। तो ऐसे ही हम बाकी चित्रों से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान देना, जब सभी हैं तो कुछ तो गारंटेड होंगे, जब कोई नहीं है तो कुछ नहीं भी गारंटेड होंगे। तो अभी तक हमने सीखा कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, हमने सीखा कि कैसे चित्र बनाए जाते हैं उनके लिए, कैसे चित्र हम उनके लिए उपयोग करेंगे, और हमने सीखा कि किसी चित्र से क्या-क्या चीजें बताई जा सकती हैं। अब टाइटल डालिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। संपूरक जोड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, संपूरक जोड़ी। देखो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ सिलोजिज्म में, लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती विद्यार्थी माने जाते हैं, तो आपकी नजर में संपूरक और पूरक में पहले अंतर क्या है? संपूरक और पूरक, क्या मतलब आप समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वर्ड से? मतलब आप किसे कहेंगे कि ये संपूरक होता है और किसे कहेंगे कि ये पूरक होता है? जो 90 और 180 डिग्री एकता बात कर रही है वो मैथमेटिक्स की बातचीत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई गरीब कक्षा 4 का बच्चा आपको बुद्धिजीवी मानकर आपके पास आया, उसने पूछा कि बताइए संपूरक किसे कहते हैं? ऐसे समझ में नहीं आएगा। रेज़ हैंड कर लीजिए जिसको आंसर देना हो कि वो बता सकता है कि संपूरक किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं? अंकिता। अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे संपूरक तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। किसको कहेंगे संपूरक? जब दो चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करें, और पूरक जब सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करे। ऐसे कैसे होता है? एक दूसरे को सपोर्ट दोनों ही बोल रहे हो तो? नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे ए और बी है, हाँ। ए बी की हेल्प करता है तो सप्लीमेंट हो गया, लेकिन ए बी की करे और बी भी ए की करे तो वो संपूरक हो जाएगा। ठीक है, बेटर है। और राहुल, संपूरक और पूरक। अब बताइए सर। हाँ बिल्कुल। सर सप्लीमेंट्री मतलब ये होता है कि एक चीज दूसरे के बिना अधूरा है, मतलब जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा है, उसके बिना इसका भी काम चल जाएगा, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा है कॉम्प्लीमेंट्री। तुमने बताया तो सही है लेकिन उल्टा बता दिया है। आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, फिर भी कई चीजें ठीक-ठाक बताई। देखो, कोई गरीब विद्यार्थी अगर पूछे, कक्षा 4 का बच्चा पूछे आपसे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है यदि किसी घटना में 2 चीजों की जरूरत हो और दोनों का इंपॉर्टेंस बराबरी का हो, दोनों बराबरी का महत्व रखता हो 50-50% का, तो उसे कहा जाता है संपूरक रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब होता है बोथ आर टुगेदर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों बराबरी का महत्व रखते हो और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पर किसी एक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, किसी एक का इंपॉर्टेंस 50% से ज्यादा हो और दूसरे का इंपॉर्टेंस 50% से कम हो। जहां पर किसी एक का महत्व ज्यादा और एक का महत्व कम हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री, उसे कहते हैं पूरक। सप्लीमेंट्री जहां पर भी रिलेशन आएंगे वहां एक व्यक्ति अकेला भी वजूद रखता है जिसका 50% से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो अकेले का भी वजूद है। जैसे उदाहरण समझो, जैसे मेरे बाएं पैर का शूज और दाएं पैर का शूज एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से बंधे हैं, दोनों का बराबरी का इंपॉर्टेंस है। कोई एक शूज भी खराब हो जाए तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जहां बराबरी की बात आती है, सप्लीमेंट्री में एक इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। जैसे जब आप एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा पेज मांगते थे तो आप सप्लीमेंट्री पेज मांगते थे, क्योंकि आपके पास जो मेन कॉपी है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर मेन कॉपी चोरी हो जाए, फट जाए तो सप्लीमेंट्री का कोई वजूद नहीं, लेकिन अगर सप्लीमेंट्री कॉपी चोरी हो जाए, फट जाए तो भी मेन कॉपी रहेगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, जबकि फादर और सन का रिलेशन एक सप्लीमेंट्री रिलेशन माना जाता है, क्योंकि एक फादर बगैर किसी एक सन के भी फादर हो सकता है उनकी डॉटर हो तब भी वो फादर तो रहेंगी। तो जहां दोनों चीजें बराबरी की इंपॉर्टेंस की होती है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो याद रखना, रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम सिलोजिज्म में कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो डैश करके लिखेंगे सिलोजिज्म में कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहा जाएगा। लिखेंगे सच टू स्टेटमेंट, ऐसे दो वाक्य विच आर टुगेदर नॉट ट्रू, ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सही नहीं हो सकते। सच टू स्टेटमेंट विच आर टुगेदर नॉट ट्रू, ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सही नहीं हो सकते। ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सही नहीं हो सकते बिकॉज दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बिकॉज दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बिकॉज दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एंड इन विच वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, जिसमें एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक वाक्य होता है। इन विच वन इज अफर्मेटिव व्हाइल अदर वन इज नेगेटिव, जिसमें एक सकारात्मक और दूसरा
नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि भगवान है, गॉड एग्जिस्ट, और कोई कहे कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान नहीं है। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती है? हम कहेंगे कि नहीं, ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। इसका मतलब इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसका मतलब कि ये संपूरक जोड़ी होती है। ऐसे वाक्यों की जोड़ी को सिलोजिज्म की दुनिया में कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। मुझे बताना क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा या नहीं। कोई कहे मोहन इज ए बॉय, मोहन इज ए गर्ल, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक है? तो मोटे तौर पर लगभग 54% लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना जरूरी था। और सिलोजिज्म की दुनिया में मोहन लड़का और लड़की हो सकता है। आप यदि उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप शब्द अपोजिट मत वर्ड यूज करिए, बल्कि आप लिखते वहां पर मोहन इज नॉट ए बॉय, मोहन एक लड़का नहीं है, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता। तो कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, उसी बात को हाँ कहे उसी बात को ना कहने वाला होना चाहिए, न कि अपोजिट शब्द का यूज करके। देखिए कितने लोग मेरी बात समझ पाए। किसी ने लिखा कि मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड। किसी ने लिखा आई एम अनसेटिस्फाइड, मैं असंतुष्ट हूं। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? 53% अभी भी कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है। हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वहां लिखा होना चाहिए था आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब कई लोगों के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही होगी कि सर अनसेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड बात तो एक ही है। गरीब लोगों के लिए बात एक है, फिलोसोफर के लिए दोनों बातें अलग है, और मैं दोनों बातें अलग साबित करके दिखा सकता हूं। एक महान दार्शनिक है, एक महान फिलोसोफर है मैस्लो। और मैस्लो कहते हैं, मैस्लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी देते हैं, मैनेजमेंट वालों को थ्योरी देते हैं, और वो बताते हैं कि कंपनी में कर्मचारी चार तरीके के कर्मचारी होते हैं। इसमें से मैं कुछ बता दे रहा हूं। वो कहते हैं कि कंपनी के कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं संतुष्ट कर्मचारी, सेटिस्फाइड वर्कर। संतुष्ट कर्मचारी, सेटिस्फाइड वर्कर, ऐसे कर्मचारी जो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जी जान से लगे रहते हैं, कंपनी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं सेटिस्फाइड वर्कर। हमने कहा ये मिलते कहां है? तो मेस्लो कहते हैं, बोले किसी भी देश की सेना सेटिस्फाइड वर्कर होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड वर्कर नहीं है ना, तो जिस दिन युद्ध होगा वो घर आ जाएगी। इसलिए सेना की पॉलिसी बनाने वाले हमेशा ऐसी पॉलिसी सेना की बनाते हैं कि उनके अंदर सेटिस्फिकेशन आ सके। उनका अस्पताल अलग होगा, उनकी स्कूल अलग होगी, उनकी शॉप अलग होगी, इनको हर तरीके की सुविधाएं दी जाएगी ताकि उनके अंदर सेटिस्फिकेशन आ सके। दूसरे कर्मचारी जो संतुष्ट नहीं है, उनके बारे में मैस्लो कहते हैं कि ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कंपनी को गाली देते हैं, कंपनी की बुराई करते हैं, कंपनी को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कंपनी छोड़ते नहीं है। हमने पूछा कि ये कौन मिलेंगे? तो मैस्लो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट, भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। 2-3 वर्षों के बाद हमारी मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि बताओ बेटा कैसा चल रहा है? तो आपने कहा सर आपका अच्छा है। जब चाहे तब क्लास लिए, जब चाहे रीशेड्यूल कर दिए, घर से ही क्लास लेना है, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा बेटा इतनी तकलीफ है, ऐसा करो तुम भी आ जाओ। तो आपने कहा नहीं सर नौकरी कैसे छोड़ूंगा मैं? इतनी मेहनत से तो आईएएस बना था। तो आप थोड़ा है थोड़े की जरूरत वाली कैटेगरी में हैं, जिन्हें वो कहते हैं संतुष्ट नहीं। और तीसरे असंतुष्ट, ऐसे कर्मचारी जो गाली भी देंगे और मौका मिला कि भाग भी जाएंगे, उन्हें कहते हैं अनसेटिस्फाइड वर्कर। तो एक गरीब आदमी के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा, संतुष्ट एक ही हो सकता है, लेकिन एक फिलोसोफर उसमें भी अंतर दिखा सकता है। तो बस अब आपको ये सीखना है कि उसी बात को हाँ कहे, उसी बात को ना कहे, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री माना जाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन होंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के। कहीं लिखा हो ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है। नो पेन इज पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगी। कहीं लिखा हो सम पेन्स आर पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगी। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ये तीनों हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूप में याद रखनी है। नोट कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एग्जाम्पल।
तो यहाँ थ्योरी खत्म हुई। अभी हमने आपको जितना पढ़ाया वो एक केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब इस चैप्टर के प्रश्नों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक का नाम रहेगा बेसिक, जिसमें हम 7 टाइप के प्रश्न हल करेंगे, और दूसरे का नाम रहेगा एडवांस, जिसमें लगभग हम 6 टाइप के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक मतलब 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन के प्रश्न, जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे। और यहाँ हम एडवांस में कई अलग अलग वेराइटीज को देखेंगे। टू स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन। लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट नोट, महत्वपूर्ण सूचना। देखो ध्यान से सुनना, मेरी मेथड पूरी अपने आप में एक यूनिक मेथड है, जिसका निर्माण मैंने किया है। इस मेथड का नाम है 2 वेन डायग्राम मेथड। हम 2 वेन चित्र बनाकर सवालों को हल करेंगे कभी भी। और इस मेथड में बस इतनी सी सावधानी बरतनी है कि वही निष्कर्ष सत्य माने जाते हैं जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सत्य पाए जाते हैं। वही निष्कर्ष सत्य माने जाएंगे जो बनाए गए दोनों वेन चित्र में सत्य पाए जाएंगे। इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने कथन को पढ़ने के बाद ये 2 चित्र बनाए और कोई 4 निष्कर्ष दिए हुए थे, मान लेते हैं, तो वही निष्कर्ष सही माना जाएगा जो दोनों ही चित्रों में सही पाया जाएगा। तो इसको नोट करिए, ओनली दोज कंक्लूजन वी एक्सेप्ट एज ए ट्रू कंक्लूजन। केवल वही निष्कर्ष सत्य निष्कर्ष माने जाते हैं। ओनली दोज कंक्लूजन वी एक्सेप्ट एज ए ट्रू कंक्लूजन, केवल वही निष्कर्ष सत्य माने जाते हैं जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाए जाते हैं। जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाए जाते हैं। जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे यूज करना, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी थ्योरी का। आइए लिखेंगे टाइप 1। हर टाइप को मैं तब तक पढ़ाते चलूंगा जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस ना आ जाए उस टाइप में, और हर टाइप की पहचान भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है। तो एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा तो ब्रैकेट में नहीं लिख देगा कि मधुकर सर टाइप 1, या पहचानोगे, मैं ये बताऊंगा कैसे पहचानोगे। लिखना टाइप 1 में हर प्रश्न में 2 स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और 2 कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। और फिर हमें जांचना है कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे, वो चित्र बनाकर हम जांचेंगे। तो लिखेंगे ऑल पेन्स आर पेंसिल। हिंदी वाले चाहे तो ऑल पेन्स आर पेंसिल लिखे, जिनको ट्रांसलेट करना है वो लिख सकते हैं सभी पेन पेंसिल है। ये कॉमन है बिल्कुल ट्रांसलेशन। सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबर है, सम पेन्स आर रबर, ऑल पेन्स आर रबर। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर रबर, सम पेन्स आर रबर, ऑल पेन्स आर रबर। पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान देना। कैसे हल करेंगे इस पर गौर करते हैं। सीखने पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो पहले तो मैं वेन चित्र बनाऊंगा कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो ये पेन, पूरे पेन पेंसिल है। ऑल पेंसिल्स रबर है, मतलब पेंसिल से भी बड़ा डायग्राम रबर का बनेगा। दूसरा चित्र, क्योंकि ऑल की बात है तो ओवरलैप हमने सीखा है कि ऑल पेन पेंसिल है और ऑल पेंसिल रबर है, ऑल पेंसिल रबर है। तो ये हमने चित्र का स्टेटमेंट का चित्र बनाया। अब हम जांच रहे हैं, क्योंकि यही मेन मकसद है कि कंक्लूजन कौन से सही होंगे। तो सम पेन्स आर रबर, पेन का कुछ हिस्सा रबर का है। पूरा पेन रबर है तो कुछ तो होगा ही, पूरा पेन रबर है तो कुछ तो होगा ही। ऑल पेन्स आर रबर, पूरा पेन रबर है। जी हाँ, इस चित्र में ये बात सही है, पूरा पेन रबर है, इस चित्र में भी ये बात सही है। वही सही होता है जो बनाए गए दोनों चित्रों में सही होगा। आंसर आएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। इसमें 5 ऑप्शन यूपीएससी दे सकती है, 5 में से 4। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, नन, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपको ट्राई करना है दूसरा प्रश्न। इसमें लिखेंगे ऑल इंडियंस आर ग्रेट, सभी भारतीय महान हैं। ऑल ग्रेट्स आर फूल, ऑल इंडियंस
are fool, some Indians are not fool. वही 5 ऑप्शनों में से आपको चुनना है हमेशा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी सॉल्व किया। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, नन, ईदर फर्स्ट और सेकंड। मैंने बार-बार आपको एक बार और दोहरा दूं कि दोनों चित्र बनाएंगे, आप ये मत सोचना कि ये ज्यादा सही और ये कम सही वाली बात है। जिन लोगों ने दोनों चित्र बनाए वो सही उत्तर तक पहुंच पाए हैं। ऑल इंडियंस ग्रेट हैं और पूरे ग्रेट फूल है। दूसरा चित्र इंडियन, सभी इंडियन ग्रेट हैं। ओवरलैप अंडरस्टूड है, आप चाहो तो डायरेक्टली अब लिख लिया करो ना। ओवरलैप है। ऑल इंडियंस आर फूल, पूरे इंडियंस फूल के अंदर है, सही है इस चित्र में। ऑल इंडियंस फूल इस चित्र में भी सही है। सम इंडियंस आर नॉट फूल, कुछ इंडियंस फूल नहीं है, यहाँ तो पूरे इंडियन फूल है, यहाँ भी पूरे इंडियन फूल है, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। और याद रखो जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला। दोनों चित्र बनाइए, जांचिए, उसको चेक करिए, एक बार फिर ट्राई कर लीजिए। एक सवाल अभी और ट्राई करिए। ऑल IAS आर ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट्स आर ह्यूमन, सभी IAS स्नातक है, सभी स्नातक मनुष्य हैं। कंक्लूजन, ऑल IAS आर ह्यूमन, सभी IAS मानव हैं। सम ह्यूमंस आर नॉट IAS, कुछ मानव IAS नहीं है। दोनों चित्र बनाइए, यकीन मानिए दूसरा चित्र इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी गलती होने नहीं देगा। देखिए कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने लोग अब चित्र सही बना पाए। ऑल IAS आर ग्रेजुएट, पूरे IAS ग्रेजुएट हैं और पूरे ग्रेजुएट ह्यूमन है। अब इसको मैं अंडरस्टूड मान लूं, ओवरलैप बताने की जरूरत ही नहीं। तो IAS ग्रेजुएट और ह्यूमन, ऑल IAS, पूरे IAS ह्यूमन है, सही है। पूरे IAS ह्यूमन है, सही है। सम ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस का पार्ट IAS नहीं है, यहाँ तो ये बात सही है। लेकिन लाल लालियो यहाँ देखो जरा, यहाँ पूरे ह्यूमन IAS थे, आप किसी को मना नहीं कर सकते थे। जो लाल लाली केवल इसी चित्र को बनाते तो उत्तर बोलते कि दोनों सही है, जबकि इसका उत्तर आना चाहिए था केवल और केवल पहला। वैसे मैंने आपको एक ट्रिक्स बता दी कि जब सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अभी हम टाइप 1 को और पढ़ेंगे कल के दिन, क्योंकि अभी टाइप 1 में और चीजें अभी समझनी है, फिर टाइप 2 पर आएंगे और इस तरीके से एक एक टाइप कवर करते चलेंगे। अभी आप क्वेश्चन मत सॉल्व करना, अभी इसको केवल रिवाइज करना, दोहराना, ताकि चीजें क्लियर हो सके। मैथ्स कर रहे हैं, अभी मैथ्स ही तो कर रहे हैं। अब शुरू, टाइटल डालिए मैथ्स। डाउट आधे घंटे में लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि डाउट डेली ले जा रहे हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं, फिर मेरा कोई नहीं नुकसान होगा। नुकसान यही होगा कि मुझे कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे।
बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस पर आ रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस कितने टाइप पर आ गए थे? आई थिंक हम पहुंच गए थे डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार, और उसमें दूसरा टाइप व्हेन सीपी इज नॉट इक्वल टू एसपी। बेईमान दुकानदार का वो केस, सीपी इज नॉट इक्वल टू एसपी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो रिवीजन के टारगेट दिए हैं मैंने वीडियो में, आप लोगों ने देख लिया हो तो बढ़िया, नहीं देखा हो तो देख लेना। रिवीजन का ब्लूप्रिंट उस नाम से, उसमें स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप ये सब करवाएंगे, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, मतलब वो मैं नहीं करवाने वाला हूं, वो आपको करना है। मैंने वो केवल आपको डिसाइड कर दिया कि इतने दिन में इतना होना चाहिए। यूट्यूब पर बिल्कुल, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर है। हाँ, उसे भी देख सकते हैं बिल्कुल, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आप यूट्यूब पर हमारा नाम तो सर्च करो। मतलब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, शायद आपको यकीन ना आए, पर आप कभी भी केवल यूट्यूब में इतना ही सर्च करना, जीएस पेपर, केवल जीएस पेपर भी सर्च करोगे तो यूट्यूब आपको खुद बताएगा। एक ही व्यक्ति है जो जीएस पेपर 1 2 3 4 सब पढ़ाएगा, तो उसका कोई स्ट्रेस ना लो। वापस आते हैं, बिल्कुल 24 वालों के लिए भी ब्लूप्रिंट लेंगे, लेकिन अभी पहले मैथ्स पर आइए वापस। हमने प्रॉफिट लॉस में पहला सवाल देखा था बेईमान दुकानदार का, जहां बेईमान दुकानदार जितने में खरीदता है उतने में बेचता है। अब हम उन सवालों की बात कर रहे हैं जहां बेईमान दुकानदार कुछ महंगा भी बेचे, बेईमान दुकानदार कुछ महंगा भी बेचे। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को प्रॉफिट दो तरीके से होगा। तो दो चीजों का परिणाम वैसे भी मैंने परसेंट में आपको बताया है, इसी तरीके से निकालेंगे। रिजल्ट इन प्रॉफिट, परिणामी लाभ प्रतिशत में, रिजल्ट इन प्रॉफिट इन परसेंट, जहां एक्स क्या है? प्रॉफिट अर्न बाय डिसऑनेस्टी, बेईमानी से कमाया गया लाभ। वाई क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग, बेचकर कमाया गया लाभ, बेचकर कमाया गया लाभ, बेचकर कमाया गया लाभ। तो वाई तो दिया जाएगा, एक्स आपको कल वाली बात से निकालना पड़ेगा। लिखिएगा पहला प्रश्न फार्मूले को नोट करने के बाद लिखना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। A dishonest dealer sell the article at 20% profit. एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। A dishonest dealer sell the article at 20% profit and he use 400 gram weight instead of 500 gram. तथा वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का उपयोग करता है, तथा वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही उपयोग करता है। What is the resultant profit earned by him in the whole transaction? तब इस पूरी प्रक्रिया में इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस पूरी प्रक्रिया में इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं मैं प्रश्न। एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है तथा वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही उपयोग करता है। तब परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं परिणामी लाभ का फार्मूला x + y + xy / 100 है। बेईमानी से वो बदमाश 100 ग्राम कमा रहा है, कितने पर? 400 ग्राम पर। तो कल के फार्मूले से पहले हम बेईमानी का लाभ कमा लेते हैं। अगर वो बदमाश केवल बेचता तो भी 25% कमाता, लेकिन वो बेईमानी के साथ साथ महंगा भी बेच रहा है 20%। तो 25 × 20/100, उसे कुल 50% का लाभ होता है। 50% का उसे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। जो लोग चेहरे भयानक बना रहे थे, पूरी चीजों को ध्यान से देखा करिए। स्टक हो रहा था, ठीक है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम अभी इसी पैटर्न पर सवाल लिखिए। ये ग्राम वाला कल नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे बेईमानी का लाभ निकालेंगे, तो कितने की चोरी, कितना बेचकर। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी रिवीजन करके बैठा करिए, कल क्या पढ़ाया था उसको ध्यान में रखते हुए लिखना। ए बेईमान लाल्स वाइफ, एक बेईमान लाल की पत्नी, ए बेईमान लाल्स वाइफ, एक बेईमान लाल की पत्नी, सेल हर आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट, एक बेईमान लाल की पत्नी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचती है, वस्तुओं को 10% छूट पर बेचती है। एंड शी यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, तथा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर
800 ग्राम का ही उपयोग करती है एंड शी यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, देन रिजल्टेंट प्रॉफिट अर्न बाय हर इन द होल ट्रांजैक्शन। तब इस पूरी प्रक्रिया में उसके द्वारा कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया? कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया? तो आप लोग कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x का मतलब होगा बेईमानी से 200 ग्राम हर 800 ग्राम पर कमा रही है, 25% का प्रॉफिट, लेकिन डिस्काउंट के कारण -10, प्लस माइनस की लड़ाई में जीत हमेशा माइनस की। 15 माइनस 2.5, 12.5% का उसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। और यदि और टिपिकल करना हो सवाल को तो एक और प्रश्न लिखो। ए क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग द क्लॉथ। एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को खरीदते समय, एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को खरीदते समय 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है मीटर स्केल के स्थान पर। ए क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 सेंटीमीटर स्केल while buying the cloth instead of 1 meter, but use 80 सेंटीमीटर स्केल while selling the cloth। लेकिन बेचते समय वह मात्र 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। कल जैसे एक सवाल पढ़ा था तराजू वाला, लेकिन बेचते समय वह मात्र 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। If he allowed 20% discount on the whole transaction, यदि वह 20% की छूट उपलब्ध कराता हो, यदि वह 20% की छूट उपलब्ध कराता हो, then result in profit or loss earned by him, तब इसके द्वारा कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया जाता होगा? तो हम कहेंगे कि लाया 120, बेचा 80, कमाया 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर कमाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 50% का तो बेईमानी से प्रॉफिट है, 50% का, और डिस्काउंट दे दिया है। क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस में लिखना पड़ेगा। फार्मूले को हम हमेशा ये याद रखेंगे। हम कहेंगे कि 20% का उसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, 20% का उसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे नया टाइप, जो भी चल रहा होगा टाइप 7। इसमें ऐसे सवाल आते हैं कि एक दुकानदार है जो इतने आइटम इतने में खरीदता है, इतने आइटम इतने में बेचता है, तो फिर हमसे पूछा जाता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लिखना। ए वेंडर बॉट बनाना एट 6 फॉर ₹10। एक दुकानदार 10 रुपए में 6 केले खरीदता है। ए वेंडर बॉट बनाना एट 6 फॉर ₹10। एक दुकानदार 10 रुपए में 6 केले खरीदता है एंड सोल्ड देम 4 फॉर ₹6, तथा उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तथा उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट? तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब सभी लोग जरा इधर ध्यान देना, पहला सवाल है, नोट करना एक कंसेप्ट। मैंने अभी तक आपको पहला कंसेप्ट पढ़ाया कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। अगर बात रुपए में है तो, अगर बात क्वांटिटी में है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग क्वांटिटी। तीसरा कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस व्हेनेवर वी डिटरमाइन दैट टाइम सेलिंग एंड परचेसिंग क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल। लाभ और हानि हम तभी निकाल सकते हैं जब खरीदी गई और बेची गई मात्राएं बराबर होगी। खरीदी गई और बेची गई मात्राएं बिल्कुल बराबर होगी। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सवालों में आपको क्वांटिटी इक्वल करनी है। यहाँ 6 और यहाँ 4 है, तो इधर ध्यान देना। 10 रुपए में 6 चीजें खरीदी थी और 6 रुपए में 4 बेची, तो मुझे मात्राओं को बराबर करना है भाई।
तो ऐसा कोई नंबर मैं सोचूंगा जो इन दोनों मात्राओं के मल्टीप्लाई में आता है, मतलब एलसीएम, कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12 है। आप चाहे तो 24 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 12 लेके थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ 12 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना होगा, और यहाँ 12 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना होगा। तो इसका मतलब 10 रुपए में 6, तो 20 रुपए में 12 मिलेंगे, ऑब्वियसली डबल पैसे देने पड़ेंगे। 6 रुपए में 4, तो 18 रुपए में 12 बेचेगा वो। तो 12 खरीदे थे 20 में और बेच दिए 18 में। क्या कहोगे इसके बारे में? 20 रुपए की चीज 18 में बेचकर आ गया। 20 रुपए की चीज 18 में बेचकर आ गया। 2 रुपए का नुकसान हुआ है उसे, 2 रुपए का। किस पर नुकसान होता है? सीपी पर। हम कहेंगे कि महोदय उसे 10% का लॉस हुआ है। क्या सीखना इसमें आपको? बस आपको ऐसे सवालों में सीखना है कि जब ऐसी खरीदी गई और बेची गई मात्राएं अलग अलग होती है तो मात्राओं को बराबर करना चाहिए। मात्राओं को बराबर करके बेचना चाहिए। ठीक है। आप लिखिए प्रश्न। ए वेंडर बॉट टॉफी एट 8 फॉर रुपीज 3। ए वेंडर बॉट टॉफी एट 8 फॉर रुपीज 3। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 चॉकलेट खरीदता है। ए वेंडर बॉट टॉफी एट 8 फॉर रुपीज 3। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 चॉकलेट खरीदता है एंड सोल्ड देम 12 इन रुपीज 7 एंड सोल्ड देम 12 इन रुपीज 7। और वो 7 रुपए में 12 बेचता है, और वह 7 रुपए में 12 बेचता है। डिटरमाइन द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय हिम। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बताएं। कितना लाभ या हानि? बहुत बढ़िया दिव्या। 55.55% रोशन, लाभ होगा या हानि देखो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हम दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई 24 ले रहे हैं, या 3 का या 2 का मल्टीप्लाई। तो 9 रुपए में 24 खरीदे थे, 14 रुपए में 24 बेच दिए। 9 रुपए की चीज 14 में बेचने का मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट 9 रुपए पर। 500 बटे में 9, 55.55%। 55.55%। 55.55%। ठीक है। 2 और 3 क्योंकि क्वांटिटी को इक्वल करना है ना लाल। 8 और 12 का कोई कॉमन मल्टीप्लाई हमने लिया 24। 9 रुपए की चीज 14 में बेची तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट होगा ना, ऑब्वियसली। और क्वांटिटी इक्वल करने के लिए हम 24 ला रहे, दोनों में 24। फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए। एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बॉट मैंगोज एट 3 फॉर रुपीज 25। ए शॉपकीपर बॉट मैंगोज एट 3 फॉर रुपीज 25। एक दुकानदार 25 रुपए में 3 आम खरीदता है। एक दुकानदार 25 रुपए में 3 आम खरीदता है। ए शॉपकीपर बॉट मैंगोज एट 3 फॉर रुपीज 25 एंड सेल देम एट 2 फॉर रुपीज 15। और वह 15 रुपए में 2 आम बेचता है एंड सोल्ड देम एट 2 फॉर रुपीज 15। और 15 रुपए में 2 आम बेचता है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय हिम? तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बढ़िया। 10% लॉस। तो आप कहेंगे कि क्वांटिटी को सेम करना है। 3 और 2 का कॉमन मल्टीप्लाई 6 है, तो 50 रुपए में 6 आम खरीदे थे, 45 में ही बेच कर आ गया गरीब आदमी।
50 की चीज 45 में, मतलब 5 रुपए का नुकसान। हम कहेंगे कि 10% का लॉस होगा। कल हम देखेंगे इसका अगला टाइप 8 डाउट देख लेते हैं। बताओ मैम। हेलो। हाँ बताओ बेटा।